back friends. Today we start an important chapter of social science for 10th class, nationalism in India. ठीक है बेटा, नेशनलिज्म इन इंडिया। तो फर्स्ट हम डेफिनेशन क्लियर करेंगे कि व्हाट डू यू मीन बाय नेशनलिज्म। ओके, बिल्कुल सिंपल वर्ड में मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर किसी भी कंट्री में कास्ट, रिलीजन और लैंग्वेज, तीन वर्ड मैंने बोले हैं, कास्ट, रिलीजन एंड लैंग्वेज। किसी भी कंट्री में कास्ट, रिलीजन और लैंग्वेज के बेस पर अगर पीपल एक ही प्लेटफॉर्म पे आ जाते हैं, उनके जो भी डाउट्स हैं, उनकी जो भी प्रॉब्लम्स हैं, वो एक प्लेटफॉर्म पे शेयर करते हैं और अपनी इंप्रूवमेंट के लिए मूवमेंट करते हैं, अगेंस्ट उसके सरकार के अगेंस्ट रहते हैं किसी भी चीज के लिए, अपनी इंप्रूवमेंट के लिए, तब उनके अंदर क्या होता है, नेशनलिज्म की स्पिरिट आ जाती है। ठीक है। अब लेकिन जब इंडिया में नेशनलिज्म हुआ तो वो एकदम से नहीं हुआ है, उसके पीछे का एक पूरा बैकग्राउंड है कि किस तरह से नेशनलिज्म की स्पीड धीरे धीरे इंडिया में डेवलप हुई है। तो थोड़ा सा मैं बैकग्राउंड बताना चाहूंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल आप देखिए, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, हमें ये पता है कि 2 वर्ल्ड वॉर हो चुके हैं। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर आपका हुआ था 28 जुलाई 1914 और ये वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ है 11 नवंबर 1918। इस डेट को आप ध्यान रखिएगा क्योंकि सीबीएसई अब 1 मार्क की क्वेश्चन भी पूछती है, तो ये डेट्स आपसे पूछ सकती है। वर्ल्ड वॉर स्टार्ट कब हुआ है 28 जुलाई 1914 और वर्ल्ड वॉर खत्म कब हुआ है 11 नवंबर 1918। अब इस चीज का क्या इफेक्ट पड़ा इंडिया पे, हमें ये पता है कि इंडिया किसके अंडर था, ब्रिटिश के अंडर था, और ब्रिटिश वर्ल्ड वॉर के टाइम पे एक ग्रुप का मेंबर था। ठीक है। जब वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुआ तो ब्रिटिश ने इंडिया से रेवेन्यू ज्यादा जनरेट करने के लिए, देखिए बहुत सिंपल सी स्टोरी है कि अगर कोई राजा है, ठीक है, ब्रिटिश इज बिहेविंग लाइक अ किंग, दे कंट्रोल इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम, इंडियन इकोनॉमिकल सिस्टम, एवरीथिंग। तो जब ब्रिटिश वॉर में इन्वॉल्व हुआ तो वो उसे क्या चाहिए, पैसा चाहिए, तो ज्यादा से ज्यादा पैसा उसने कोशिश किया कि वो इंडिया से कलेक्ट करे। तो इसके लिए उसने क्या किया, इंडिया के अंदर टैक्स इंक्रीज कर दिए, लैंड के ऊपर टैक्सेस इंक्रीज कर दिए, कस्टम ड्यूटीज आपको मैं बता देता हूँ कि कस्टम ड्यूटी क्या होती है। जब भी हम एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं किसी और कंट्री के साथ, तब क्या लगता है, टैक्स लगता है। उस टैक्स को, उस ड्यूटी को क्या बोलते हैं, कस्टम ड्यूटी। तो ब्रिटिश ने कस्टम ड्यूटीज को इंक्रीज कर दिया, टैक्सेस को इंक्रीज कर दिया, क्या करने के लिए, ज्यादा से ज्यादा रेवेन्यू जनरेट करने के लिए। दूसरा क्या किया, देखिए कि मैक्सिमम लैंड किसके अंडर था, ब्रिटिश के अंडर था, और वो मैक्सिमम प्रोडक्शन क्या करवाते थे, कॉटन का और अदर ऐसी प्रोडक्ट्स का, ऐसे रॉ मटेरियल का जिनका वो ब्रिटेन में जाकर इंडस्ट्रियलाइजेशन कर सके। लेकिन जब वॉर के ऊपर बात गई तो एकदम से उन्होंने इंडिया से होने वाले एक्सपोर्ट की डिमांड कम कर दी। इस वजह से इंडिया के अंदर फूड शॉर्टेज हो गई। दूसरा, जितनी भी लेबर उस वक्त से जुड़ी हुई थी वो सारी अनएम्प्लॉय हो गई, जिसकी वजह से देश के अंदर भुखमरी, गरीबी, ये सब चीजें बढ़ती गई। तो एक तरफ तो आपका रेवेन्यू ज्यादा लेने के लिए वो टैक्स ज्यादा ले रहे हैं, दूसरा आपके यहाँ फूड शॉर्टेज हो रही है, तीसरा आपको भुखमरी को फेस करना पड़ रहा है, फैमिन को फेस करना पड़ रहा है। ठीक है। इन सब चीज ने एक बैकग्राउंड तैयार किया कि धीरे धीरे लोग किसके अगेंस्ट होते गए, ब्रिटिश के अगेंस्ट हो रहे हैं। लेकिन हमें ये चीज भी पता है कि कोई भी मूवमेंट कब सफल हो सकता है, जब मैक्सिमम लोग उसके साथ जुड़े हुए हों। लेकिन हम कास्ट, रिलीजन के नाम पे क्या है, शुरू से ही बहुत ज्यादा क्या है, इंडिया में डाइवर्सिटी रही है, तो जरूरत थी इंडिया को उस पॉइंट पे यूनाइट करने की। इस चीज के लिए आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि 9 जनवरी 1915, इस डेट को आप भी ध्यान रखेंगे, 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी इंडिया वापस आते हैं। इससे पहले वो कहाँ पे थे, इससे पहले बेटा वो साउथ अफ्रीका में थे, और साउथ अफ्रीका में उन्होंने बड़े ही सक्सेसफुल तरीके से कलर के अगेंस्ट, जो साउथ अफ्रीका में एक डिफरेंस चल रहा था ब्लैक और व्हाइट का, उसके अगेंस्ट वहां पे मूवमेंट किया और साउथ अफ्रीका को उन्होंने काफी हद तक उस अपने मूवमेंट से प्रभावित किया। ठीक है। इसे इन्हीं की थॉट से इंस्पायर साउथ अफ्रीका के बहुत बड़े नेता है, आपने नाम सुना होगा, नेल्सन मंडेला, जिनकी एक फेमस बुक है ए लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। तो इन्हीं चीजों को फॉलो करते हुए साउथ अफ्रीका को बाद में क्या मिली, फ्रीडम मिली। तो देखिए 1915 में गांधी जी इंडिया वापस आ चुके हैं और 1914 में वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो चुका था। तो इस एक साल के गैप में
काफी इंडिया के अंदर रेवेन्यू इंक्रीज करने के लिए टैक्सेस इंक्रीज हुए, कस्टम ड्यूटीज बढ़ी, तो पूरी की पूरी जो कंट्री थी वो ब्रिटिश के धीरे धीरे क्या होती जा रही थी, अगेंस्ट। बट उन्हें कोई लीडर नहीं मिल रहा था जो उन्हें यूनाइट कर पाए। तो जैसे ही गांधी जी वापिस आए, लेकिन देखिए कोई भी व्यक्ति जब बाहर से एकदम से आएगा तो उसे सिचुएशन देश की नहीं पता होगी। तो गांधी जी ने क्या किया, पहले ये डिसाइड किया कि पहले मैं 1 या 2 साल पूरा देश का जो भी सिस्टम है कि क्यों लोग ब्रिटिश के अगेंस्ट है, कैसे हम उनको एक जगह इकट्ठा कर सकते हैं, सभी लोग अलग अलग ट्राई कर रहे हैं, ठीक है, उन्हें मैं कैसे एक प्लेटफॉर्म पे ला सकता हूँ, मतलब उनके अंदर नेशनलिज्म कैसे प्रोड्यूस कर सकते हैं, कैसे इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, उस चीज के लिए गांधी जी ने पूरे देश का दौरा किया। और उसके बाद उन्होंने क्या किया, ध्यान दीजिए कि यहाँ पे मैंने आपको 3 मूवमेंट उनके बताए हैं, जिससे क्या किया गांधी जी ने, एक अपना बेस तैयार किया कि इन फ्यूचर जब कोई मास मूवमेंट वो करे तो लोग उनके साथ रहे। सबसे पहले आप ध्यान दीजिए कि 1917 में चंपारण जो है आपका एट प्रेजेंट बिहार में आपका चंपारण पड़ता है बेटा। चंपारण के अंदर क्या सिस्टम था, देखिए प्लांटेशन सिस्टम। इसमें क्या है कि जो चंपारण में जितने भी खेत थे, जो भी जगह थी, चंपारण, मुजफ्फरनगर, ये सब एरिया उसके अंदर आता है। उसके अंदर क्या था कि ब्रिटिश ने एक लिमिट लगा दी कि आप सिर्फ इंडिगो की ही प्लांटेशन करेंगे। इंडिगो मतलब नील। वो क्या होता है कि जो कॉटन होता है, कॉटन को डिफरेंट तरह के कलर देने के लिए इंडिगो को प्रोड्यूस किया जाता है। तो ब्रिटिश ने क्या किया कि सिर्फ एक रूल बना दिया कि जो चंपारण के जितने भी किसान हैं वो इंडिगो प्रोड्यूस करेंगे, और वो इंडिगो खरीदेगा कौन, ब्रिटिश खरीदेगा, ठीक है। और बीच में एक लॉबी क्रिएट कर दी, दैट इज जमींदार, और उनसे ये बोल दिया कि आप इतना टैक्स, इतना रेवेन्यू उनसे जनरेट करोगे। इस सिस्टम से वहां के किसान बहुत ज्यादा क्या थे, दुखी थे, ठीक है। तो गांधी जी चंपारण गए, उन्होंने उनके अगेंस्ट मूवमेंट किया, और यहाँ पे, ठीक है, वो क्या रहे, सफल रहे। 100% वो वापस नहीं दिलवा पाए, बट 80 to 85% उन्होंने किसानों के जो भी कर्जे थे, जो भी चीजें उनकी पेंडिंग थी, वो माफ करवाई, और काफी हद तक किसानों को रिलीफ दिलाया। और यहाँ से गांधी जी को पहचान मिलनी स्टार्ट हुई। उसी तरह 1918 में, देखिए 17 में चंपारण, 18 में कहाँ पहुंच गए, अहमदाबाद। अहमदाबाद में क्या था, जो कॉटन मिल वर्कर थे उनसे, उनके वर्किंग आवर फिक्स नहीं थे, उनकी कोई सैलरी फिक्स नहीं थी, उनकी वेजेस फिक्स नहीं थे। महंगाई बढ़ रही है बट उनकी सैलरी नहीं बढ़ रही थी, वेजेस नहीं बढ़ रहे थे, वर्किंग आवर फिक्स नहीं हो रहे थे, कोई उन्हें सोशल सिक्योरिटी नहीं मिल रही थी। तो उन्होंने गांधी जी को अप्रोच किया। गांधी जी ने फिर अगेन नॉन वायलेंस, देखिए इन सब में क्या चीज कॉमन है, नॉन वायलेंस। फिर गांधी जी ने क्या किया, वापस उन वर्कर के साथ मिलके मिल मालिकों के खिलाफ क्या किया, मूवमेंट किया, ठीक है। और यहाँ पे भी उन्हें क्या मिली, सफलता मिली। इसी तरह से 1918 में गांधी जी पहुंच गए खेड़ा। खेड़ा गुजरात, खेड़ा कहाँ है, गुजरात। अहमदाबाद भी कहाँ है, गुजरात, खेड़ा। और यहाँ पे क्या हुआ था, यहाँ पे बेटा क्रॉप फेलियर, मतलब पूरी तरह से फसल किसानों की बर्बाद हो चुकी थी। बट ब्रिटिश ने जो रेवेन्यू फिक्स किया था वो किसी भी हालत में अपना रेवेन्यू कम नहीं कर रहे थे, जिसकी वजह से किसानों को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही थी। यहाँ पर भी गांधी जी ने मूवमेंट किया और यहाँ पे भी उन्होंने सफलता मिली। अब एक चीज इस पॉइंट पे आप ये ध्यान रखेंगे, एक बहुत बड़ा नाम आपने सुना है इंडियन पॉलिटिक्स में, सरदार वल्लभ भाई पटेल। देखिए उनका नाम क्या था, वल्लभ भाई पटेल। सरदार इज अ टाइटल एंड दिस टाइटल इज गिवन बाय द फीमेल्स who participated in this movement, in Kheda movement, and these females who participated in Kheda movement give वल्लभ भाई पटेल a title सरदार। और इस मूवमेंट के सफल होने से एक तो गांधी जी को सरदार वल्लभ भाई पटेल जैसे एक बड़े नेता मिले, उन्होंने काफी हद तक आगे जाके हर मूवमेंट में गांधी जी का साथ किया। दूसरा, अब आप देखिए इन तीनों मूवमेंट से एक बहुत बड़ा बेस तैयार हो गया, बहुत पूरा देश गांधी जी को जानने लग गया। उनका तरीका क्या है, देखिए सब में तीनों में कॉमन क्या है, नॉन वायलेंस। उनके इस तरीके के ऊपर बिलीव करने लग गए, ठीक है। तो यहाँ से हम देख रहे हैं कि किस तरह से गांधी जी ने अपना बेस तैयार किया और आगे चल के इसी बेस के दम पर उन्होंने बहुत बड़े मूवमेंट जैसे नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, इन मूवमेंट्स को लीड किया। ओके फ्रेंड्स।
ओके फ्रेंड्स, तो अभी मैंने आपको बताया कि 3 मूवमेंट गांधी जी ने सफल तरीके से अपने देश में किए। ठीक है, 1917 में चंपारण, 1917 में चंपारण, ओके, 1918 में अहमदाबाद और 1918 में खेड़ा। ठीक है, 1918 में खेड़ा। तो 3 मूवमेंट, चंपारण, ओके, उसके बाद अहमदाबाद और उसके बाद खेड़ा। उन 3 मूवमेंट से गांधी जी का पूरा देश के अंदर क्या बन गया, बेस बन गया और काफी हद तक लोग उन्हें जानने लग गए और उनके नॉन वायलेंस के तरीके पर विश्वास करने लगे। क्लियर। अब देखिए, जैसे ही अब ब्रिटिश क्या कर रहे हैं, राज कर रहे हैं ना, और जैसे ही राजा को ये दिखेगा, ठीक है, डिक्टेटरशिप क्या होती है कि राजा को क्या दिखता है, राजा को दिखा कि मेरे अगेंस्ट पब्लिक होना स्टार्ट हो गई, तो कोई ऐसा रूल लेके आए जिससे हम उस बढ़ते हुए मूवमेंट को, उस बढ़ते हुए जन आक्रोश को रोक सकें। और यही किया ब्रिटिश ने। ब्रिटिश ने क्या किया, एक रोल्ड एक्ट, एक एक्ट पास, जिसका नाम क्या है, रोल्ड एक्ट। और इस एक्ट को फरवरी 1919 में अप्लाई किया गया। ठीक है, इससे पहले मैं आपको उसका हल्का सा बैकग्राउंड बता देता हूं कि इसका नाम रोल्ड एक्ट ही क्यों है। देखिए, जैसे हम अपने हेड को क्या बोलते हैं कि इंडिया में जो डेमोक्रेसी है, उस हमारे हेड को बोलते हैं कि प्रेसिडेंट, कि सब कुछ काम किसके नाम पे होता है, प्रेसिडेंट के नाम पे। उसी तरह ब्रिटिश के टाइम पे जो हेड होता था उसको हम बोलते थे वाइसरॉय। क्या बोलते थे, वाइसरॉय। तो उस समय 1919 के टाइम पे, 1819 के टाइम पे वाइसरॉय थे लॉर्ड चेम्सफोर्ड। ठीक है, नाम ध्यान रखिएगा, लॉर्ड चेम्सफोर्ड इज द वाइसरॉय ऑफ इंडिया एट द टाइम ऑफ व्हेन रोल्ड एक्ट इज पास्ड। ठीक है, तो लॉर्ड चेम्सफोर्ड ने 1918 में, ठीक है, 1918 में एक ब्रिटिश जज है, ठीक है, जिनका नाम है डेनियल रॉल्ट, उनके अध्यक्षता में 1918 में उन्हें अपॉइंट किया कि आप ऐसा कुछ रूल बनाओ जिससे हम इस बढ़ते हुए मूवमेंट को रोक सकते हैं। देखिए, अगेन मैं आपको बता देता हूँ, वाइसरॉय का नाम क्या है, लॉर्ड चेम्सफोर्ड। एक कमीशन बनाया जिसका नाम है रॉल्ट कमीशन, उसके हेड है डेनियल रॉल्ट, और वो क्या है, एक इंग्लिश जज। तो उन्होंने एक रूल दिया, ठीक है, उस रूल को फरवरी 1919 में अप्लाई कर दिया गया। आप एक ध्यान दीजिए कि गांधी जी का लास्ट मूवमेंट खेड़ा में 1918 में, और 1918 में क्या कर दिया है, कमीशन को अपॉइंट, और 1919 में उन्होंने क्या बना दिया है, रूल। तो एवरीथिंग इज अटैच्ड टू वन अनदर। 1919 में रोल्ट एक्ट पास किया। इस एक्ट का मोटिव, ये मोटिव क्या था, रिप्रेस पॉलिटिकल एक्टिविटीज। ठीक है, पॉलिटिकल एक्टिविटीज के जितने भी लोग गांधी जी से जुड़ते जा रहे हैं, जितने भी पॉलिटिकली अगेंस्ट आते जा रहे हैं ब्रिटिश के, उनकी नीतियों के, उनको रिप्रेस करना, दबाना। ठीक है, अब दबाने के लिए क्या करना पड़ेगा, अरेस्ट करना पड़ेगा। तो एक रूल बना दिया कि 2 ईयर डिटेंशन। डिटेंशन का मतलब होता है कि पुलिस अपने अंडर रख सकती है। ठीक है, तो 2 साल तक पुलिस किसी भी व्यक्ति को विदाउट एनी ट्रायल, विदाउट एनी एविडेंस उसे क्या कर सकती है, अरेस्ट कर सकती है। इस कानून का एक ही मोटिव था कि गांधी जी के बढ़ते हुए जनादेश को और पब्लिक जो गांधी जी के साथ होती जा रही है और ब्रिटिश के अगेंस्ट होती जा रही है, उस मूवमेंट को, उस नेशनलिज्म की स्पिरिट को रोकना। ठीक है, तो इसकी देखिए ये चीज की, और मैंने बोला ना कि हर चीज हिस्ट्री में क्या जुड़ी हुई है। तो जैसे ये हुआ तो गांधी जी ने 6 अप्रैल 1919 को एक चीज डिक्लेयर कर दी कि भाई ये जो मूवमेंट है ना, ठीक है, जितने भी मेरे मूवमेंट्स हैं वो ऐसे ही चलते रहेंगे, और ये मेरा राइट है कि मैं नॉन वायलेंस के तरीके से अपनी पब्लिक को क्या कर सकता हूँ, अवेयर कर सकता हूँ। 6 अप्रैल 1919 को गांधी जी ने रोल्ट एक्ट को डिक्लेयर कर दिया कि ये एक ब्लैक लॉ है। कैसा कानून है, एक काला कानून है, ब्लैक लॉ है, क्योंकि इसमें आप उसकी फ्रीडम, विदाउट एनी ट्रायल आप किसी भी पर्सन को अरेस्ट कर सकते हो। तो आप फ्रीडम ऑफ स्पीच और फ्रीडम इक्वलिटी बिफोर लॉ, इन दोनों का क्या कर रहे हो, बायकॉट कर रहे हो। ठीक है, तो 6 अप्रैल 1919 को गांधी जी ने इसके अगेंस्ट क्या स्टार्ट कर दिया, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। अब यहाँ पे आप थोड़ा सा कंफ्यूजन मत कीजिएगा कि एक नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट है, उसके बाद मास लेवल पे स्टार्ट होता है सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, जो कि 12 मार्च 1930। लेकिन यहाँ पे थोड़ा छोटे लेवल पे उन्होंने स्टार्ट किया सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। ये वो डिसओबीडियंस मूवमेंट नहीं है, पहले नॉन कोऑपरेशन आएगा फिर सिविल डिसओबीडियंस आएगा।
तो यहाँ पे हल्का सा ब्रिटिश को क्या करने के लिए, ठीक है, डराने के लिए, उन्हें ये बताने के लिए कि नहीं आप कुछ भी विदाउट एनी रीजन नहीं कर सकते, तो गांधी जी ने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट छोटे स्तर पे क्या किया, स्टार्ट किया। अब देखिए ये चीज स्टार्ट कर दी। अब इस चीज के लिए क्या किया, मार्शल लॉ, उस ब्रिटिश ने क्या पास कर दिया, मार्शल लॉ पास कर दिया। मार्शल लॉ का मतलब है कि एवरीथिंग इन द कंट्री इज अंडर ब्रिटिश रूल, एवरीथिंग इन द कंट्री इज अंडर ब्रिटिश रूल। तो मार्शल लॉ अप्लाई कर दिया गया और उसका हेड किसको बनाया, जनरल डायर को। हेड किसको बनाया, जनरल डायर को। अब इसी चीज को कि गांधी जी को सपोर्ट करने के लिए, ठीक है, और उनके साथ अपनी बॉन्डिंग बताने के लिए कितने लोग उनके साथ हैं और कितने लोग इस कानून के खिलाफ है, 13 अप्रैल 1919 को, इस डेट को भी आप अगेन ध्यान देंगे कि 13 अप्रैल 1919 को बहुत सारे लोग जलियांवाला बाग, ये कहाँ पे है, अमृतसर पंजाब, ठीक है, जलियांवाला बाग में इकट्ठा हुए। देखिए यहाँ पे एक चीज ध्यान रखिएगा कि ये लोग कहीं से भी ब्रिटिश के अगेंस्ट किसी भी तरह की साजिश नहीं कर रहे थे, कानून के खिलाफ कुछ नहीं कर रहे थे। ये सिर्फ वहां पे इकट्ठा हुए थे क्या करने के लिए, गांधी जी की सोच को सपोर्ट करने के लिए। दूसरा एक बहुत बड़ा रीजन कि बैसाखी, ठीक है, उसको एंजॉय करने के लिए, बैसाखी के मेले को एंजॉय करने के लिए वहां पे इकट्ठा हुए थे। इन्हें ये बिल्कुल भी नहीं पता था कि देश में मार्शल लॉ क्या हो चुका है, लग चुका है, ठीक है। तो जलियांवाला बाग में फिर जनरल डायर ने क्या किया, उन्होंने इन लोगों के ऊपर गोलियां बरसवा दी और बहुत सारे लोग, हजारों की संख्या में लोग मारे गए, ठीक है। अब इस चीज से आप देखेंगे कि यहाँ पे जलियांवाला बाग के अंदर जो ये मैसेकर हुआ, ठीक है, बहुत सारे लोग मारे गए, इससे पूरा देश किसके अगेंस्ट आ रहा है, ब्रिटिश के अगेंस्ट आ रहा है। रोल्ट एक्ट का पास करना, जलियांवाला बाग मैसेकर करना, इन सब चीजों से चीजें ब्रिटिश के अगेंस्ट जा रही है। दूसरा, गांधी जी का पॉपुलैरिटी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, ठीक है। ओके फ्रेंड्स, तो अभी आपने देखा कि जलियांवाला बाग मैसेकर, देखिए जलियांवाला बाग मैसेकर हुआ, अगेंस्ट, पब्लिक अगेंस्ट है ब्रिटिश के। रोल्ट एक्ट पास किया, पब्लिक अगेंस्ट है ब्रिटिश के। तीसरी चीज, गांधी जी 3 मूवमेंट को सफल तरीके से लीड करके आए हैं, तो पब्लिक गांधी जी के साथ है। इतना बेस तैयार हो चुका है। उसके बाद आप एक चीज और देखिए कि इसी बीच में क्या हुआ, जो मैंने अभी आपको बताया कि वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुआ था ना, ठीक है, 1914 में। जब वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ तब ओटोमन एम्पायर, देखिए एक वर्ड है ओटोमन एम्पायर, ये एक साम्राज्य का नाम है। जैसे अब आपने अपनी हिस्ट्री में पढ़ा हुआ कि मुगल है, ठीक है, मौर्याज है, वैसे ही है ओटोमन एम्पायर। ये मेनली आज जो कंट्री है आपका तुर्की, ठीक है, कौन सा कंट्री है, तुर्की, उधर उस तरफ इनका रास्ता ओटोमन एम्पायर था। और ये मेनली किसको फॉलो करते थे, मुस्लिम धर्म को फॉलो करते थे, इस्लाम को फॉलो करते थे। और टर्की का जो किंग था उसे क्या बोला जाता था, खलीफा, उसे क्या बोला जाता था, खलीफा, ठीक है। तो खलीफा कौन थे, खलीफा इज अ स्पिरिचुअल हेड ऑफ इस्लामिक वर्ल्ड, ठीक है, कि पूरे वर्ल्ड में मुस्लिम जहां भी हैं वो खलीफा को क्या मानते हैं, अपना धार्मिक गुरु मानते हैं। और हुआ क्या कि जैसे ही वर्ल्ड वॉर फर्स्ट खत्म हुआ और ब्रिटिश जिस ग्रुप में था वो ग्रुप क्या हो गया, जीत गया। उन्होंने क्या किया कि ओटोमन एम्पायर के हारते ही ओटोमन एम्पायर लॉस्ट द वॉर और उन्होंने खलीफा की पोस्ट को ओवरथ्रो, मतलब नल एंड वॉइड घोषित कर दिया कि अब खलीफा जैसी कोई पोस्ट नहीं है। इसका सीधा इफेक्ट कहां पे आया कि खलीफा की पोस्ट को नल एंड वॉइड डिक्लेयर करते ही जितने भी मुस्लिम थे ऑल ओवर द वर्ल्ड वो ऑटोमेटिक किसके खिलाफ, ठीक है, किसके खिलाफ हो गए, ब्रिटिश के खिलाफ हो गए। देखिए आप, जहां तक मैं समझ पा रहा हूं कि आप कनेक्ट कर पाएंगे, खलीफा इज अ पोस्ट, मुस्लिम आर अगेंस्ट, मुस्लिम खिलाफ हो गए किसके, ब्रिटिश के खिलाफ। से ही क्या वर्ड निकलता है, खिलाफत। तो जैसे ही उन्होंने खलीफा की पोस्ट को नल एंड वॉइड डिक्लेयर किया, मुस्लिम ब्रिटिश के खिलाफ हुए और एक मूवमेंट, खिलाफत मूवमेंट क्या हुआ, स्टार्ट हुआ। लेकिन जैसे कोई भी मूवमेंट स्टार्ट करने से पहले उसे ऑर्गेनाइज करना जरूरी है। तो ये चीज होते ही मार्च 1919 में, मार्च 1919 में बॉम्बे में सभी मुस्लिम्स ने क्या बना दी, एक कमेटी बना दी। इस कमेटी का नाम क्या था, खिलाफत
कमेटी, और उसका मोटिव था अपने स्पिरिचुअल हेड को, अपने इस्लामिक गुरु की पोस्ट को वापस ब्रिटिश से क्रिएट करवाना। अब आप एक चीज देखिए कि गांधी जी किस तरह से पॉलिटिकल चीजों को कनेक्ट करना अच्छे से जानते थे। उन्हें फर्स्ट ये दिख रहा था कि 3 मूवमेंट में मैं सफल रहा हूँ, लोग मेरे साथ हैं, यानी कि वो नॉन वायलेंस को फॉलो कर रहे हैं। दूसरा, रोड एक्ट पास होने की वजह से लोग ब्रिटिश के खिलाफ है। जलियांवाला बाग मैसेकर होने की वजह से लोग ब्रिटिश के खिलाफ हैं, यानी हिंदू मैक्सिमम हिंदू पॉपुलैरिटी मेरे साथ है। लेकिन मुस्लिम, अब जैसे ही खिलाफत मूवमेंट स्टार्ट हुआ तो गांधी जी को एक मौका मिल गया कि हाँ ये बेस्ट टाइम है कि मैं हिंदू मुस्लिम को एक साथ ला सकता हूँ और एक बड़े प्लेटफॉर्म में मैं इस मूवमेंट को कन्वर्ट कर सकता हूँ। तो सितंबर 1920 में, डेट आप ध्यान रखिएगा, सितंबर 1920 हर साल कांग्रेस का क्या होती थी, एक मीटिंग होती है, एनुअल मीटिंग होती थी, वो आज भी होती है बेटा, हर साल एक एनुअल मीटिंग उनकी होती है। तो सितंबर 1920 में कलकत्ता में जब कांग्रेस की एनुअल मीटिंग थी तो वहां पर गांधी जी ने मुस्लिम ब्रदर्स के साथ मिलकर, देखिए यहाँ पे मुस्लिम ब्रदर्स, अब आपको कई बार पेपर में पूछ लेगा कि व्हाट हु आर कनेक्टेड विद द वर्ड मुस्लिम ब्रदर्स। तो मुस्लिम ब्रदर्स में 2 नाम कनेक्ट होते हैं, वन इज मोहम्मद अली एंड सेकंड इज शौकत अली। खिलाफत मूवमेंट को 2 लीडर्स ने सबसे ज्यादा सपोर्ट किया, मोहम्मद अली एंड शौकत अली। मोहम्मद अली और शौकत अली को क्या बोलते हैं, मुस्लिम ब्रदर्स। एक और बड़ा नाम जो इस मूवमेंट से जुड़ा था, दैट इज अबुल कलाम आजाद। ये अब्दुल कलाम नहीं बोल रहा हूं, अबुल कलाम आजाद, ठीक है। अबुल कलाम आजाद, मोहम्मद अली, शौकत अली, ये 3 ऐसे नाम हैं जो खिलाफत मूवमेंट से जुड़े थे। और मुस्लिम ब्रदर्स में कौन है, मोहम्मद अली और शौकत अली। तो मुस्लिम ब्रदर्स के साथ गांधी जी ने टाई अप किया और यहाँ से उन्होंने बेस तैयार कर लिया कि एक मास मूवमेंट, एक बहुत बड़े लेवल पे अब मैं मूवमेंट ब्रिटिश के अगेंस्ट चला सकता हूँ, जिसे आप आगे जाके देखेंगे कि 1921 में कौन सा मूवमेंट स्टार्ट हुआ था, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। तो एक चीज देखिए कि हर चीज क्या है, वेल ऑर्गेनाइज्ड। गांधी जी ने पब्लिक को पहले ऑर्गेनाइज किया, हर चीज को अच्छे से सेटअप किया, ध्यान दिया, उन्होंने सही टाइम का इंतजार किया, ठीक है। एक बहुत फेमस डायलॉग आपने सुना है ना कि लोहा गर्म है और थोड़ा मार दो, कि दुश्मन जब सबसे ज्यादा वीक हो तब आपको अपनी पूरी शक्ति से उस पर वार करना चाहिए। इस टाइम ब्रिटिश क्या है, वीक है। क्यों वीक है, एक तो वो वीक इसलिए है कि वॉर की वजह से उसका इकोनॉमिकल कंडीशन, पॉलिटिकल कंडीशन क्या है, डाउन है। दूसरा कि लगभग हर जो क्लास है, हर वर्ग जो है वो ब्रिटिश के खिलाफ है, ठीक है। तो ये दोनों ही चीज इस टाइम ब्रिटिश के क्या है, खिलाफ। और गांधी जी के लिए क्या है, बेस्ट टाइम है ब्रिटिश के ऊपर अटैक करने का, अपनी पॉलिसीज को बहुत अच्छी तरह से क्या करने का, अप्लाई करने का। ओके फ्रेंड्स, तो बेटा जितना मैंने आपको आज बताया है, मैंने नेशनलिज्म कैसे इंडिया में सेटअप हुआ और नेशनलिज्म की कैसे चीजें आगे बढ़ी हैं, ये सब चीजें मैंने आपको अच्छे से बताई है। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। तो जितना भी आप इससे सेटिस्फाई हो पाए हैं, आप ज्यादा से ज्यादा मेरे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मैं इस चीज से मोटिवेट हो पाऊं कि हाँ जो मेरा एफर्ट है, स्टूडेंट उस एफर्ट तक से कुछ अचीव कर पा रहे हैं। देखिए सोशल साइंस एक ऐसा टॉपिक है कि जिसको हम बहुत इजीली ले लेते हैं कि यार 9th में, 10th में, 11th में, 12th में, कोई भी क्लास की मैं बात कर लूँ, मैथ साइंस का फोकस रहता है। लेकिन जितने भी आप जनरल कंपटीशन इन फ्यूचर फेस करने वाले हैं, उसमें सोशल साइंस एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। और मेरा मोटिव यहाँ पे है, आपका जो फोबिया है, चाहे वो हिस्ट्री का हो, चाहे वो ज्योग्राफी का हो, पॉलिटिकल का हो, हर उस फोबिया को खत्म करना और बड़े फ्रेंडली तरीके से, बड़े फनी वे से चीजों को रिलेट करना। देखिए अब पूरी तरह से आपका बेस कि नेशनलिज्म इंडिया में, मान लो फॉर एग्जांपल यही क्वेश्चन आता है कि हाउ नेशनलिज्म इज स्टार्ट इन इंडिया, ठीक है, हाउ गांधी जी एस्टैब्लिश्ड एज अ बिग लीडर ऑफ इंडिया, ठीक है। तो उसका जितना भी बेसिक्स है वो आपको अच्छे से क्लियर हो चुका है, ठीक है फ्रेंड्स। आई होप यू विल एंजॉय द वीडियो एंड यू विल सब्सक्राइब माय चैनल, और you ask your friends also for more subscribers.
ओके ओके फ्रेंड्स, तो ये आपका चैप्टर 3 जो है नेशनलिज्म इन इंडिया तो 10th क्लास, इसका पार्ट 1 मैंने आपको दे दिया है। इसका पार्ट 2 बेटा कल तक अपलोड आपके पास अपलोड हो जाएगा। और मैक्सिमम से मैक्सिमम जुड़ने के लिए और इस चीज़ों को अच्छे से समझने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन जरूर दबाइए, ताकि आपके पास जितने भी वीडियोस अपलोड किए जाते हैं उनका मैसेज सबसे पहले आए और आप अच्छे से इसके साथ कोप अप कर पाए। ओके बेटा, स्टे होम स्टे सेफ।